हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाली एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC एग्ज़ाम को लेकर मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस मेंटरशिप बैच में डेली आपको स्टडी प्लान मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम के थ्रू आइडिया लगेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मुझे किस टॉपिक पर कितनी मेहनत करना है। तो ये मेंटरशिप बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप SSC एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। तो 90 दिनों तक ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलने वाला है। स्टार्टिंग के जो 60 डेज रहेंगे वो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। इसके बाद अगले 20 दिन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा एंड लास्ट के 10 दिन फुल एग्जाम पैटर्न टेस्ट हम लगाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रोग्राम में हम 21,000 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल होने वाला है ये प्रोग्राम। फीस की बात करें तो मात्र 49 रुपीज़ हमने इसके लिए देखिए चार्ज रखा है। 49 रुपीज़ में आप इस प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर फाउंडेशन बैच में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो में दे रखी है। आपको चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट इस प्रोग्राम को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए लेक्चर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो फेमस हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें हिंदी लिटरेचर, क्रिएटिविटी और विशिष्ट लेखन शैली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वह यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12th ऑथर हैं, 12वें लेखक हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ला की बात करें तो 1999 में उनकी किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1965 में मलयाली कवि जी शंकर कुरुप को दिया गया था। इससे जस्ट पहले 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो उर्दू पोइट हैं गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये पुरस्कार दिया गया था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? विनोद कुमार शुक्ला को। सी आंसर। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? हाल ही में फ्रेंड्स म्यांमार में 7.7 तीव्रता का अर्थक्वेक देखने को मिला। इसके लिए भारत ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी। भारत ने यहाँ से सहायता सामान भी वहाँ पर भेजा। टेंट्स, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, फूड पैकेट्स, बहुत सारे यहाँ पर सहायता के सामान भेजे गए। इस भूकंप के चलते थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। सी आंसर। भारत के द्वारा चलाए गए कुछ इंपॉर्टेंट अदर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान से भारतीयों और अफगानों को बचाने के उद्देश्य से। 16 अगस्त 2021 को ये शुरू हुआ था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया 24 फरवरी 2022 को। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2020 में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए 2023 में। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखा है। उसमें मैंने आपको ट्रिक से याद कराया हुआ है। सारे विनर्स का नाम मैंने उसमें अच्छे से आपको ट्रिक से इसलिए याद कराया है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आप ऑस्कर अवार्ड बाय अक्षय सर करके सर्च करेंगे, क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, फिर भी एक बार हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है अनुरा को। ए आंसर। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है 2025 ऑस्कर में द ब्रूटलिस्ट मूवी ने जीते हैं 3 ऑस्कर और इमिलिया परेज ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। इमिलिया परेज सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन वाली पिक्चर बनी जिसने 13 नॉमिनेशन हासिल करे। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड से भी जाना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीलेंस को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। 16 मई 1929 को
फर्स्ट टाइम ये दिए गए थे अवार्ड। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? 118वीं रैंक रही है। पिछले साल 2024 में भारत की रैंक रही थी 126, यानी हल्का सुधार हमको देखने को मिला। ये रिपोर्ट 147 देशों पर आधारित है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों में बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड रहे हैं। फिनलैंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना 68वें नंबर पर आए, नेपाल 92वें नंबर पर, पाकिस्तान 109 नंबर पर आए, श्रीलंका 133 नंबर पर, बांग्लादेश 134 नंबर पर और अफगानिस्तान 147 रैंक पर आए, सबसे आखिरी रैंक पर। भारत की रैंक क्या रही है? 118वीं रही है। पाकिस्तान से भी भारत की रैंक नीचे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क जो है ये हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। ये शिवपुरी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। इसका क्षेत्रफल 1751 वर्ग किलोमीटर है। अब मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए। ये घोषणा हाल ही में अभी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने करी है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अब भारत के अंदर 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कितने? 58। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों की रक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभी कौन से राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? माधव नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? तो इसके 12th एडिशन का हाल ही में आयोजन किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का ये 12वां संस्करण था। 10 से 23 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। ये अभ्यास 2011 से लगातार चल रहा है। हर साल इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। ध्यान रखिएगा, खंजर सैन्य अभ्यास। IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में किस स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। भारत की राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी रही है और असम का बरनाहाट सबसे प्रदूषित शहर बना है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो असम सरकार ने असम सेट नाम से अपना पहला राज्य सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है। इसका उद्देश्य क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करना। इसे इन स्पेस और इसरो मिलकर विकसित करेंगे। ये घोषणा असम बजट 2025-26 के दौरान की गई। कौन सा राज्य है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशिवारा, उनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। ये उन्हें एल्जेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में योगदान के लिए दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिशियन भी इसे कहा जाता है। एबेल प्राइज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार 2003 में दिया गया था। मैथमेटिशियंस को उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में यह अवार्ड मिशेल तालाग्रेन को दिया गया था, फ्रांस के। इस बार किसे दिया गया है? मसाकी काशिवारा को। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 14वीं रैंक रही है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है। पिछले साल भी 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी? 14 ही रही थी। इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अब दुनिया का सबसे अधिक आतंक प्रभावी देश बन चुका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 163 कंट्री को देखिए शामिल किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है? 14 रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा
हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का PDF आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड PDF आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल को किया जाएगा, कहां पर स्थित है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। ये मंडपम को पंबम आइलैंड से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर है और लागत है 535 करोड़। ब्रिज को 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है ताकि जहाज जो है वो गुजर सके। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। 6 अप्रैल 2025 को PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का विजेता कौन बना है? तो 17 से लेकर 23 मार्च 2025 तक इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया। मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में बात करें तो भारत विजेता रहा है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया और खिताब अपने नाम किया। ये इस विश्व कप का दूसरा संस्करण था जिसमें मेंस में 16 और वुमेन्स में 8 टीमें शामिल थी। ठीक है, कौन रहा है विजेता? भारत रहा है दोनों कैटेगरी में, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया और इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने 2021 से 2023 के बीच पहला रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे किया है। 2025 में जारी डेटा के अनुसार कुल 6,327 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई, जिसमें 6,324 गंगा डॉल्फिन है और 3 इंडस डॉल्फिन काउंट की गई। ये जो सर्वे था ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास नदियों में किया गया था। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा 6,327। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो 27 मार्च को खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन हुआ, जिसमें हरियाणा टॉप पर रहा है। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। हरियाणा ने 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करें। यह गेम्स का दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण भी हरियाणा ने ही जीता था, हरियाणा टॉप पर रहा था। इस बार भी 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा रहा है, सी आंसर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया? तो विदर्भ ने 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में उसने केरला को हराया है और ये उसका तीसरा खिताब है। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। जो विदर्भ के कैप्टन है वो कौन है? अक्षय वाडकर हैं। फाइनल मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो सचिन बेबी केरला के प्लेयर हैं, मैन ऑफ द मैच रहे, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? हर्ष दुबे रहे। ध्यान रखिएगा, विदर्भ ने 2024-25 की रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में किसको हराएं? केरला को हराएं। अगला क्वेश्चन है, यमांडू ऑरसी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यमांडू ऑरसी की बात करें फ्रेंड्स तो हाल ही में ये उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने। ये मूवमेंट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन पार्टी के सदस्य हैं और बोट फ्रंट के लीडर भी हैं। बोट फ्रंट कई सारी उरुग्वे पार्टीज का कोएलिशन है। हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए। उरुग्वे की बात करें तो साउथ अमेरिका का एक देश है, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड में 2 बड़ी रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 7,000 करोड़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक समिति ने 5 मार्च 2025 को इन योजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई जाएगी। अगर हम इन रोपवे की बात करें तो सोनप्रयाग को केदारनाथ से और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से जोड़ा जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे की बात करें तो इसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर है। इसकी तकरीबन लागत जो होगी वो लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास होगी। दूसरा, सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे की बात करें तो इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर की है और इसकी लागत तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास है। इन रोपवे से यात्रा का समय जो वर्तमान में 8 से 9 घंटे लगता है
वो घटकर मात्र 36 मिनट रह जाएगा। वर्तमान में जो तीर्थयात्री हैं वो हेलीकॉप्टर, टट्टू या फिर जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर का चढ़ाई है वो रास्ता पैदल तय करते हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा में सबसे अधिक दर्शनीय मंदिर हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो है ये पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत आती हैं। पर्वतमाला परियोजना इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में एक कुशल और सुरक्षित वैकल्पिक परिवहन नेटवर्क के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करना। तो ध्यान रखिएगा 7,000 करोड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिस्टियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो हाल ही में क्रिस्टियन स्टोकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। ये कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी के मेंबर हैं। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? वियना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो हाल ही में जयपुर में आईफा के 25th एडिशन का आयोजन किया गया। इसमें लापता लेडीज ने सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते हैं। लापता लेडीज ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी जीता है। 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एनिमल मूवी ने जीता था। 2025 में किसने जीता है? लापता लेडीज ने जीता है। लापता लेडीज की जो डायरेक्टर है वो कौन है? किरण राव है, जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड जो दिया गया वो राकेश रोशन को दिया गया। एक बार हम विनर लिस्ट पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज़ को मिला है। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो कार्तिक आर्यन को मिला भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को दिया गया लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है। बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया जुबिन नौटियाल को। बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया श्रेया घोषाल को। एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया राफी मोहम्मद को किल मूवी के लिए। फ्रेंड्स, आईफा की देखिए अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड्स। हिंदी सिनेमा में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग कैटेगरी में हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईफा अवार्ड से, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और दुबई में किया गया। पाकिस्तान इस बार होस्ट था। भारत ने अपने सभी मैच जो है वो सुरक्षा कारणों के चलते दुबई में खेले हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था और इंडिया ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिंद्र रविंद्र। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिंद्र रविंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सेकंड सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, मतलब इंपोर्टर बन गया है। अगर हम देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 2020 से लेकर 2024 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है। इसमें देखिए अगर पहले स्थान की बात करें तो यूक्रेन पहले स्थान पर है, भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है और कतर जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत को जो हथियार निर्यात करने वाले प्रमुख देश है वो कौन कौन से हैं? रशिया, फ्रांस, इजराइल और यूएसए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसे प्राप्त हुई है? तो इंडियन आर्मी जो है वो पहले स्थान पर रही है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में। इसका आयोजन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया। इंडियन आर्मी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इंडियन आर्मी लगातार दूसरी बार विजेता बनी है। एम टर्निंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया, जिसे कंप्यूटर के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है? किसे दिया गया? देखिए ये अवार्ड एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन को। इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। ये अवार्ड कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसके लिए जो प्राइज मनी दी जाती है वो दी जाती है $1 मिलियन की। ये अवार्ड ACM द्वारा 1966 से दिया जा रहा है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कर्स्टी कोवेंट्री को। कर्स्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला और अफ्रीकी प्रेसिडेंट बनी है। ये जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक स्विमर रही है। इन्होंने थॉमस बेच को रिप्लेस किया है। यहाँ पर हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करी है IOC की, तो इसका हेडक्वार्टर
लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्नीकर ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसे बनाया है? जसप्रीत बुमराह को। स्केचर्स एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1992 में रॉबर्ट ग्रीनबर्ग ने की थी। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेटर हैं जो अहमदाबाद गुजरात से आते हैं। 2024 आईसीसी अवार्ड में इन्हें आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड मिले हैं। तो जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई। यह ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा ग्रह है? सैटर्न, शनि ग्रह। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सैटर्न ग्रह के 128 नए मून खोजे हैं जिससे उनकी कुल अगर मून्स चंद्रमाओं की संख्या की बात करें तो 274 हो गई हैं। अब सैटर्न सौरमंडल का सबसे ज़्यादा मून्स वाला ग्रह बन गया है। इससे पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा 95 मून्स थे। यहाँ पर सैटर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण नेवल एक्सरसाइज के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? तो 23rd एडिशन का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच समुद्रिक सहयोग के तहत वरुण नेवल एक्सरसाइज का 23rd संस्करण जो है वो 19 से 22 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हुआ। इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 2001 में हुई थी। भारत की तरफ से INS विक्रांत और लड़ाकू विमान MiG-29K ने पार्टिसिपेट किया था। 19 से 22 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो सविता पुनिया को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बोंगो सागर की बात करें फ्रेंड्स तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए आपको हल्का सा नाम भी अगर कंट्री से पकड़ना हो तो बांग्लादेश ही आपको मिलेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नेवीज ने संयुक्त रूप से बोंगो सागर 2025 और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को बे ऑफ बंगाल में सफलतापूर्वक पूरा किया। इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी ने इसमें भाग लिया था। बोंगो सागर अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो WPL की बात करें फ्रेंड्स तो हाल ही में इसका अभी तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। पहला संस्करण आयोजित हुआ था 2023 में, विनर रहा था मुंबई इंडियंस। 2024 में इसका सेकेंड एडिशन था, विनर रहा था RCB। और इसका तीसरा एडिशन 2025 में हुआ, विनर रहा फिर से मुंबई इंडियंस। सेकेंड टाइम मुंबई इंडियंस जो है वो विनर रहा है। फाइनल जो हुआ था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 अपने नाम किया। ये अवार्ड RBI के 2 इनिशिएटिव्स प्रवाह और सारथी की सफलता पर उसे दिया गया है। RBI के प्रवाह इनिशिएटिव की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जिसे मई 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंस को सरल बनाना। वहीं सारथी की बात करें तो RBI का इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम है। इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इंटरनल वर्कफ्लो को डिजिटल बनाना, रिपोर्ट्स और डेटा एनालिसिस आसान करना इसका मेन पर्पस है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे दिया गया? RBI को दिया गया। ये अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन जो है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से आते थे वो? लिटरेचर, साहित्य से। प्रसिद्ध ओडिशा के कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो कौन सी है? सप्तम ऋतु 1977 की। इस पर 1978 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1984 में लिखी कविता उनकी श्री राधा पर उन्हें सरस्वती सम्मान 1992 दिया गया था। उन्हें 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, रमाकांत रथ का संबंध है साहित्य से। अगला क्वेश्चन आता है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ये अट्टुकल भगवती मंदिर तिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्यौहार मलयालम महीने मकराम में आता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन्स गैदरिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, महिला एकत्रीकरण उत्सव। इसमें देवी को कक्की मतलब राइस और जैगरी गुड़ जो होता है वो चढ़ाया जाता है। केरल में विशु, ओनम ये फेस्टिवल भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं। तो अट्टुकल पोंगल ध्यान रखिएगा केरल में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, पिछड़े वर्गों के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई है?
किस राज्य में लाई गई हैं? तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राजीव युवा विकासम योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? SC/ST माइनॉरिटीज़ के अनएम्प्लॉयड यूथ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। इसका बजट कितना है? लगभग 6000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल जो डिजिटल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया, बियॉन्ड स्क्रीन्स इनिशिएटिव। ये भारत का पहला डेडिकेटेड डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम है। इसे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और कामाइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल एडिक्शन मतलब डिजिटल लत को कम करना ताकि लोग संतुलित जीवन जी सके। किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटक सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर प्राइज दिया गया। लियू एक चीनी आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने 30 से अधिक एजुकेशनल, कल्चरल और सिविक बिल्डिंग्स पर कार्य किया है। वे इस पुरस्कार को पाने वाले 54वें वास्तुकार हैं। 2024 में ये पुरस्कार रिकन यामामोटो को दिया गया था, जो कि जापान से आते हैं। प्रित्जकर प्राइज की बात करें तो आर्किटेक्चर का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। लियू जियाकुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बारबाडोस देश द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का हाईएस्ट ऑनर दिया गया। कोविड-19 महामारी के समय बारबाडोस को मदद पहुंचाने के लिए उन्हें इस ऑनर से सम्मानित किया है। अब तक 21 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। बारबाडोस की बात करें तो एक कैरेबियन देश है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलजीत दोसांझ को किस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो लिवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब वो दुनिया भर में लिवाइस को रिप्रेजेंट करेंगे। लिवाइस एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड है। इसकी स्थापना 1 मई 1853 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अचंता शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो अचंता शरद कमल की बात करें तो भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट के बाद संन्यास की घोषणा करी है। कॉमनवेल्थ में 7 गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक में वो भारत की ओर से फ्लैग बेरर रहे थे। दुनिया की अगर रैंकिंग में बात करें तो 42वें रैंक के खिलाड़ी हैं। 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया चुका है। टेबल टेनिस से संबंधित हैं। सी आंसर। चक्रवाती तूफान गैरेंस किस समुद्र में आया है? तो फ्रेंड्स, चक्रवाती तूफान गैरेंस की बात करें तो यह हिंद महासागर में देखने को मिला। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने फ्रांसीसी हिंद महासागर द्वीप पर हमला किया, जहां पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं देखने को मिली। ये 1989 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिरिंगा के बाद से इस क्षेत्र में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। तो चक्रवाती तूफान गैरेंस किस समुद्र में आया है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टीव स्मिथ जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की, किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल ODI से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? हर साल फ्रेंड्स 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सम्मान मतलब रिस्पेक्ट और इक्वालिटी देना। 2014 में UNAIDS ने इसकी शुरुआत की थी। 2025 की इस दिवस की थीम की बात करें तो वी स्टैंड टुगेदर इस बार इसकी थीम थी। 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, थलीकी वंदनम योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो फ्रेंड्स, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेट बजट में थलीकी वंदनम योजना घोषित करी है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मदर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ताकि बच्चे स्कूल छोड़े नहीं। इस योजना पर 9,407 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 1st से लेकर 12th तक के जो छात्र हैं उनके गार्जियंस को 15,000 रुपये प्रति साल मिलेगा। किस राज्य में लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई थलीकी वंदनम योजना। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस 1973 में हुई साइट्स कन्वेंशन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे 2013 में UNGA ने मान्यता दी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसका उद्देश्य क्या है? वाइल्ड एनिमल्स
और प्लांट्स की सुरक्षा और जागरूकता करना। 3 मार्च करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3rd साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडियन सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ने 3rd साबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है। फाइनल में भारत ने मालदीव को हराया। ये पहली बार था जब भारत की महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। दक्षिण एशिया में महिला बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 2 बार श्रीलंका विनर बन चुका है। जो तीसरा एडिशन 2025 में हुआ इसमें इंडिया विनर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? फरवरी मंथ की बात करें तो शुभमन गिल ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया। आईसीसी ने मेंस और वुमेन्स दोनों प्लेयर की घोषणा करी। भारत के शुभमन गिल जो हैं ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए फरवरी मंथ के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अब यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मान्यता मिली है। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार और एएसआई ने नामांकन यहाँ से भेजा था और इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट की बात करें कि ये क्या है, तो ये पहला स्टेप होता है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए योग्य माना जाता है। आगे चलकर इसे परमानेंट साइट में बदला जा सकता है। अगर हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यह मान्यता मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। फ्रेंड्स, भारत में अगर कुल यूनेस्को साइट्स की बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो करंटली कितनी है? 43 है। 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मार्च 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम युवा 3.0 योजना को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के यंग ऑथर्स को प्रशिक्षित करना, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। इस स्कीम के तहत 50 युवाओं का चयन होगा जिन्हें मेंटरशिप मिलेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 10,000 शब्दों की बुक प्रपोजल देनी होगी। 22 भारतीय भाषाओं प्लस इंग्लिश में लेखक इसमें भाग ले सकते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसमें। पीएम युवा 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई योजना है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल जो हुआ था वो भारत और ईरान के बीच में हुआ था और भारत ने ईरान को हराकर इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का ये 6th एडिशन था। इसका आयोजन हुआ था ईरान, तेहरान में। अब तक भारत की महिला टीम 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है फ्रेंड्स? जयश्री वेंकटेशन। जयश्री को रामसर अवार्ड 2025 मिला वेटलैंड्स के स्मार्ट उपयोग के लिए। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर हैं। रामसर अवार्ड की बात करें तो 1996 से रामसर कन्वेंशन के तहत इसे दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि वेटलैंड कंजर्वेशन में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। रामसर साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लेटेस्ट जो रामसर साइट घोषित की गई 2025 में 4 रामसर साइट, वो भी आपको अच्छे से देख कर जाना है, दिमाग में रख कर जाना है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हॉकी झारखंड ने यह खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता आयोजन जो हुआ था वो हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। 1 से लेकर 12 मार्च के बीच में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड फर्स्ट रहा है, दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। इसके पिछले जो एडिशन हुआ था 2024 में, वहाँ पर हरियाणा विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लाई गई है? काफ़ी देखिए सुर्खियों में है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए इस योजना को शुरू किया है। एसबीआई ने वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए अस्मिता लोन योजना और नारी शक्ति डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। किसके द्वारा लाई गई योजना है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, चागोस द्वीप से संबंधित विवाद किन 2 देशों के बीच है? अभी हाल ही में देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में ये विवाद है। विवाद ये है
कि चागोस द्वीप समूह जो है वो यूके कंट्रोल में है, लेकिन मॉरिशस इस पर अपना दावा करता है। भारत ने इस मुद्दे पर मॉरिशस का समर्थन किया है। तो हाल ही के दिनों में अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, चागोस द्वीप से संबंधित जो विवाद हैं वो किन दो देशों के बीच है, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो संडे हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम अलग अलग देशों के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं, विवाद को डिस्कस करते हैं। उसी में हम इस विवाद को भी डिस्कस करेंगे, चागोस द्वीप संबंधित विवाद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरटेल के साथ में। हाल ही में एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस लाने के लिए समझौता किया है। इसके बाद जियो भी ऐसा समझौता कर सकता है। स्टारलिंक के बारे में अगर बात करें तो ये यूएसए की इंटरनेट सेवा है, जिसे एलन मस्क की स्पेसएक्स चला रही है। ये सेवा सैटेलाइट के जरिए सीधे रिमोट एरिया में इंटरनेट देती हैं। केवल एक डिश प्लस वाईफाई राउटर की जरूरत होती है इसमें। नो मोबाइल टावर रिक्वायर्ड, नो फाइबर नीडेड। तो भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? एयरटेल के साथ में। स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में फ्रेंड्स, स्टुअर्ट यंग को त्रिनिदाद और टोबैगो का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। स्टुअर्ट यंग की बात करें तो पीएनएम पार्टी से हैं, ये पीपल्स नेशनल मूवमेंट से। अगर हम त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को हर साल वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली बार 2025 में मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य ग्लेशियर के कंजर्वेशन और ह्यूमन लाइफ में उनके महत्व को समझाना है। 2025 में इस दिवस की थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तजाकिस्तान सरकार जो है वो 29 मई से लेकर 1 जून 2025 तक इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस करवा रही है। ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में नेतुम्बो नांदी नडाइटवाह को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। ये नामीबिया की 5वीं प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हाल ही में दिसंबर 2024 में हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी। नामीबिया किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? विंडहूक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बनी है? तो वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बन गई है। ये एक भारतीय कंपनी है जो कि बेंगलोर में स्थित है। IRDAI ने पहली बार किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी को पुनर्बीमा कंपनी का लाइसेंस दिया है। अब तक भारत में सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कार्य करती थी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया गया? दलाई लामा को। दलाई लामा को पीस और ग्लोबल लीडरशिप के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें नॉन वायलेंस, दया, पर्यावरण स्थिरता में योगदान के लिए चुना गया। गोल्ड मर्करी अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। एक इंटरनेशनल अवार्ड है। क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? मानवीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकास, संस्कृति और स्थायित्व में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दलाई लामा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, किसे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 29 अगस्त 2019 को नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इसकी शुरुआत हुई थी। किस उद्देश्य से? कि लोगों को फिजिकली फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना। इससे पहले अगर हम बात करें कि फिट इंडिया आइकन और कौन कौन है, तो विद्युत जामवाल, शाहिद कपूर और शिल्पा शेट्टी पहले से फिट इंडिया आइकन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद था? तो फ्रेंड्स, 40 सालों से चला आ रहा नागोर्नो काराबाख विवाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में था। हाल ही में इन दोनों ने इस विवाद को खत्म करने के लिए एक पीस ट्रीटी साइन करी है। इस विवाद की बात करें तो अजरबैजान का हिस्सा है पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन अर्मेनियन है। यहाँ पर विवाद 1980 से चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब एरिया में मेजॉरिटी में रहने वाले अर्मेनियंस ने इस एरिया को अजरबैजान से अलग करने के लिए अर्मेनिया की सहायता ली। हाल ही में ये विवाद खत्म हुआ एक ट्रीटी के तहत। ध्यान रखिएगा, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद था? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में ट्यूनीशिया प्रेसिडेंट केस सईद ने जाफरानी ज़ंजरी को
टूनिशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया है? किसे? जाफरानी ज़ैंजरी को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कमेल मादोरी को रिप्लेस किया है। टूनिशिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली नजला बोडेन थी 2021 से 2023 के बीच में। टूनिशिया में बात करें तो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। अफ्रीका के नॉर्थ में स्थित एक देश है टूनिशिया, जिसकी कैपिटल क्या है? टूनिस है। ध्यान रखिएगा, करंटली वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? सर्रा जाफरानी ज़ैंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में पंजाब संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये रिकॉर्ड 21 मार्च को 16th पंजाब विधानसभा सेशन को साइन लैंग्वेज में प्रसारण करके बनाया गया। कौन बनाए भारत का पहला राज्य? पंजाब बनाए। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेश वाटर के इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन के लिए कदम उठाना। दुनिया में लगभग 3% ही फ्रेश वाटर मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 2% आइस कैप के रूप में है। 2025 की इस दिवस की थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। विश्व जल दिवस की 2025 की थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर आए? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नया डेटा रिलीज किया, जिसमें भारत 2024 में टी एक्सपोर्टर कंट्रीज में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? केन्या देश है। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम टी एक्सपोर्ट किए हैं। केन्या की बात करें तो केन्या भारत से लगभग दुगना टी एक्सपोर्ट करता है, लगभग माने तो 500 मिलियन किलोग्राम। यहाँ पर हमने टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करी तो इंडियन गवर्नमेंट की एक नियामक संस्था है। ये चाय के इंडियन ट्रेड को कंट्रोल करती हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में हुई थी, टी एक्ट 1953 के तहत। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रोशनी नदार सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है। टॉप 10 में शामिल हुई है। उनकी रैंक क्या रही है? 5वीं रैंक रही है। वे इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन है, भारत की 3rd रिचेस्ट पर्सन भी हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की फाउंडर और चेयरपर्सन है। इनके नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ इनकी नेटवर्थ हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है ये वार्षिक रैंकिंग होती है, विश्व भर के अरबपतियों की सूची ये प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर रोशनी नादार बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड के 72वें एडिशन का आयोजन तेलंगाना में 7 मई से 31 मई के बीच में किया जाएगा। 71 मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो वो 2024 में आयोजित हुई थी मुंबई में। इस प्रतियोगिता में 112 देशों के प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की सिनी शेट्टी शीर्ष 8 में जगह बनाने में सफल रही थी, पर विजेता नहीं हुई थी। विनर कौन रहा था? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा रही थी, चेक रिपब्लिक की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जिसे हाल ही में पास किया गया, ये किस एक्ट को संशोधित करेगा? तो हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को राज्यसभा से पास कर दिया गया है। ये आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को संशोधित करेगा। इसमें मुख्य बदलाव क्या करा गया है कि अब NDMA और SDMA खुद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तैयार करेंगे। पहले यह काम एग्जीक्यूटिव कमिटीज करती थी। इस अधिनियम में सेंट्रल और स्टेट लेवल पर डिजास्टर डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें डिजास्टर रिस्क, फंड एलोकेशन और तैयार योजनाओं की जानकारी होगी। यहाँ पर हमने NDMA और SDMA की बात करी तो NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अजय सेठ को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया है। अजय सेठ की बात करें तो कर्नाटका कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ही 1 रुपए के नोट को साइन करता है। तो यहाँ पर अजय सेठ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इसी दिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की पहली PM मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग देश बांग्लादेश की घोषणा की थी। इससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का पार्ट था। भारत पर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर वॉर स्टार्ट की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद ऑफिशियली बांग्लादेश बनाया गया था।
भारत ने इसके लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया जाएगा? तो फेमस मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। राम सुतार की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बेंगलोर में है, उसको डिजाइन किया है। इन्हें 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। ध्यान रखिएगा, राम सुतार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, उन्हें ग्लोबल स्केल पर पहुंचाने के लिए लाया गया है। बायोसारथी इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके तहत इंडियन स्टार्टअप जो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी, जिससे वे ग्लोबल स्केल पर अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 34th सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? साधु भद्रेश दास को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांता सुधा के लिए दिया गया है। इस किताब में इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के बारे में उन्होंने बताया है। साधु भद्रेश दास की बात करें तो ये एक फिलोसोफर हैं जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान हाल ही में दिया गया। सरस्वती सम्मान 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पहली बार ये 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 2023 में ये प्रभा वर्मा को दिया गया था। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में CS सेट्टी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे SBI के चेयरमैन भी हैं। इसी के साथ 3 डिप्टी चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बात करें तो भारत में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक प्रतिनिधि संगठन है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। करंटली 247 बैंकिंग कंपनीज इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर CS सेट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे मार्च मंथ के सभी करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर का हमारा स्पेशल पैकेज जो OSS करंट अफेयर का पैकेज है, ईयरली पैकेज, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। जितना भी करंट अफेयर होता है इस पैकेज में आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हो, मैराथन्स हो, ई-बुक्स हो, करंट अफेयर की शंखनाद बुक हो, सबके लेटेस्ट वर्जन, सबके लेटेस्ट वीडियो के PDFs आपको इसी पैकेज में मिल जाएगी। तो OSS करंट अफेयर 2025 को आप एनरोल कर लीजिए। 99 रुपीज़ का पैकेज है, बस साल भर के लिए आपको अच्छा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।